नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। डरा हुआ आदमी डराने की कोशिश करता है, चिल्लाने की कोशिश करता है, ज़ोर ज़ोर से बोलता है इसलिए दिखाने के लिए कि वो निडर है, उसको डर नहीं लग रहा है। ये सब डरे हुए आदमी के लक्षण हैं। जब अंदर से बहुत ज़्यादा डर जाता है आदमी तो इसी तरह की हरकतें करता है। आजकल अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री यही सब कर रहे हैं। जैसे चूहे को आपने देखा है, चूहा जो है अपनी बिल में अपने को शेर समझता है। क्यों समझता है ऐसा? वहाँ वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता है। उसको मालूम है कि यहाँ कोई आएगा तो उस पर आक्रमण कर सकते हैं, उससे जीत सकते हैं, लेकिन हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता कुछ। तो केजरीवाल का बिल क्या है? केजरीवाल ने नए बिल की खोज की है और वो नया बिल है उन्होंने बनाया है दिल्ली विधानसभा को, दिल्ली विधानसभा का दुरुपयोग करके। अब दिल्ली विधानसभा का सत्र बुलाकर विश्वास प्रस्ताव लेना, बार बार ये साबित करना कि हमारे खिलाफ जो है बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है, हमारी सरकार गिरा सकती है, एक झूठा डर खड़ा करना, एक आडंबर खड़ा करना और उसके बाद उसमें भाषण देना। क्यों अरविंद केजरीवाल ऐसा बोलते हैं? अभी विधानसभा का सत्र था जिसमें विश्वास मत उन्होंने हासिल किया कि कोई ज़रूरत नहीं थी। 70 सदस्यों की विधानसभा है जिसमें 63 आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। उसके बावजूद डर लग रहा है तो ज़रूर अंदर से कोई मामला कुछ और है। ये सरकार गिरने का डर नहीं है, ये सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आने या पास होने का डर नहीं है। ये डर कहीं और का है जिसको निकाला जा रहा है कहीं और। तो अब जो कुछ बोला है उन्होंने विधानसभा के अंदर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत का अब तक का सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री कहा। कोई मान सकता है? कम से कम जो लोग अगल बगल बैठे थे अरविंद केजरीवाल के, वो भी अगर उनसे पूछा जाए कैमरे से हटाकर तो वो भी नहीं मानेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहा। क्यों कहा ये बताऊंगा आपको कि क्यों ये सब परिवर्तन आया है अरविंद केजरीवाल में। और उसके अलावा उन्होंने अपने विधायकों से कहा कि अगर तुम जेल चले जाओ तो डरना मत, तुम्हारे परिवार का ध्यान मैं रखूंगा। यानी तुम जेल चले जाओ, हम बाहर रहेंगे, हम सत्ता में रहेंगे, सत्ता का सुख भोगेंगे, तुम जेल चले जाओ भले। ये उस पार्टी का नेता कह रहा है जिसके 2 मंत्री, सबसे सीनियर मंत्री जेल में हैं, एक हवाला कांड में और दूसरा शराब घोटाले के आरोप में। और उसके अलावा उस पार्टी का एक कॉरपोरेटर दंगा कराने, हिंदुओं की हत्या कराने, हिंदुओं पर हमला कराने का आरोपी है, जो आरोप तय हो चुके हैं। अदालत ऐसा मांगती है, अदालत ने ये कहा है। उसके अलावा विधायकों और नेताओं की कमी नहीं है आम आदमी पार्टी के, जिनके खिलाफ मामले चल रहे हैं या चल चुके हैं, जिन्हें सज़ा हो चुकी है या सज़ा होने की कगार पर है। ऐसी पार्टी का आदमी, उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करने का एक नया मुद्दा खोजा है और ये है कि प्रधानमंत्री शिक्षित नहीं है। ये अरविंद केजरीवाल ही बता सकते हैं। प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर स्पष्टीकरण बहुत पहले दिया जा चुका है, लेकिन मैं कहता हूँ तर्क के लिए मान लीजिए कि प्रधानमंत्री ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उससे कोई फ़र्क पड़ता है? मेरी नज़र में बहुत पढ़ा लिखा गंवार और कम पढ़ा लिखा समझदार, आप बताइए कौन अच्छा है? मेरी नज़र में तो कम पढ़ा लिखा समझदार ज़्यादा अच्छा है। और अगर डिग्री को ही किसी व्यक्ति की योग्यता का पैमाना माना जाए तो इस देश में बहुत से बड़े बड़े लोग जो हुए हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? क्या कहेंगे देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना आज़ाद के बारे में, जो पूरे जीवन में कभी स्कूल गए ही नहीं, उनकी जो भी शिक्षा दीक्षा हुई घर पर हुई? क्या कहेंगे के कामराज के बारे में, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस पार्टी के कद्दावर बड़े राष्ट्रीय नेताओं में जिनकी गिनती होती थी? कामराज प्लान उन्हीं के नाम से जाना जाता है। उनके बारे में क्या कहेंगे? क्या कहेंगे करुणानिधि के बारे में? क्या कहेंगे जयललिता के बारे में? और इसके अलावा इंदिरा गांधी, जो इस देश की 16 साल प्रधानमंत्री रही, उन्होंने 12वीं पास नहीं की थी, 12वीं की पढ़ाई की थी। क्या कहेंगे राजीव गांधी को, जो 5 साल प्रधानमंत्री रहे, 12वीं पास थे? क्या कहेंगे सोनिया गांधी को, जिन्होंने 10 साल रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाई, 10वीं पास हैं? इनके बारे में केजरीवाल का क्या कहना है? तो मुझे तो पता नहीं क्यों लगता है कि मोदी के बहाने केजरीवाल दरअसल कांग्रेस और गांधी परिवार पर निशाना साध रहे हैं।
कि गांधी परिवार में कम पढ़े लिखे लोग हैं। राहुल गांधी की डिग्री को लेकर सवाल उठते रहते हैं। उनकी जो डिग्री है उनके नाम से नहीं है, किसी और नाम से है। कहा यह जाता है कि चूँकि उनको उनकी सुरक्षा को खतरा था, इसलिए नाम बदल कर जो है उन्होंने एडमिशन लिया था और पढ़ाई की थी, वो डिग्री है। अब वो उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है पता नहीं। इसके बारे में ज़्यादा विस्तार से तो केवल डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी बता सकते हैं, जो कागज़ लेकर बहुत समय से घूम रहे हैं। वो तो राहुल गांधी की भारत की नागरिकता भी ख़त्म कराने के पक्ष में है और उसके लिए वो कहते हैं कि उनके पास सबूत है। मुझे नहीं मालूम है, नहीं है, सच बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा उनका दावा है। तो केजरीवाल का हमला किस पर है और हमला प्रधानमंत्री पर अचानक ये क्यों हुआ? अचानक इसलिए कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल के अलग अलग फेज़ देखिए, और मैं कहूँगा कि जैसे गिरगिट मौसम के हिसाब से रंग बदलता है, मौसम का परिवेश जैसा हो जाता है उसके अनुसार अपने को ढाल लेता है। राजनीति में अरविंद केजरीवाल बेमौसम भी रंग बदलने वाले, मौसम के हिसाब से तो बदलते ही हैं। तो अरविंद केजरीवाल पहली बात कि अचानक प्रधानमंत्री पर हमलावर क्यों हुए हैं। 2019 का लोकसभा चुनाव याद कीजिए, 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी इसी तरह से हमलावर थे, लेकिन चुनाव का नतीजा आने के बाद चुप्पी साध ली। प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ भी बोलना बंद कर दिया, टिप्पणी करना बंद कर दिया, उन पर हमला करना बंद कर दिया। उनके लोगों ने कहा कि पार्टी ने रणनीति बनाई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करने से, निजी हमला, व्यक्तिगत हमला करने से नुकसान होता है, पार्टी को कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो अब क्या हो गया, क्या परिस्थिति बदल गई कि ये रणनीति बदल गई? उससे पहले विधानसभा में क्यों बोलते हैं? जब भी केजरीवाल को, नेताओं को, दूसरी पार्टी के, बीजेपी के नेताओं को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को या किसी और को भी गाली देना होता है, उनके खिलाफ अपशब्द बोलना होता है, उनकी आलोचना, निंदा करनी होती है, तो वो विधानसभा के मंच का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? दूध के जले हुए हैं, छाछ फूंक फूंक कर पी रहे हैं। 3 लोगों से माफ़ी मांग चुके हैं। याद कीजिए, जब उनकी पार्टी नहीं बनी थी, अन्ना आंदोलन में जब शामिल थे, तो कौन कौन मंत्री भ्रष्ट है, कौन नेता भ्रष्ट है, उसके खिलाफ चार्जशीट लगाते थे उनके घर के बाहर जाकर। चिदम्बरम, लालू प्रसाद यादव, तमाम लोगों की सूची थी। आज उन्हीं के साथ अरविंद केजरीवाल खड़े हैं, उन्हीं की कंपनी में खड़े हैं और उनकी कंपनी में बहुत अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो फिर सवाल यह है कि विधानसभा में क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल को मालूम है कि यहाँ इम्यूनिटी है उनको, यहाँ जो कुछ बोलेंगे उसके आधार पर कहीं किसी अदालत में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, इसलिए कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता है। मुख्यमंत्री हैं, प्रचंड बहुमत है, विपक्ष को बोलने नहीं देते, विपक्ष की कोई आवाज़ नहीं है दिल्ली विधानसभा में, इसलिए जो चाहे वो बोल सकते हैं अरविंद केजरीवाल और उसका लाइव टेलीकास्ट करा सकते हैं कि लोग सुन सकें। तो इसलिए विधानसभा का इस्तेमाल मुझे नहीं लगता कि 75 साल में भारत में और दुनिया में किसी पार्टी, किसी सत्तारूढ़ दल ने इस तरह से सदन का इस्तेमाल किया हो। मौके बेमौके सभी पार्टियां, सभी नेता अपने विरोधियों पर प्रहार करने का मौका ढूंढती रहती हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने रणनीतिक रूप से जैसे विधानसभा के पटल का इस्तेमाल किया है, वैसे और किसी नेता ने, किसी सरकार ने नहीं किया। तो ये इम्यूनिटी है, ये जेल न जाना पड़े, ये मुकदमा न झेलना पड़े, इसके लिए कि जिसके खिलाफ बोलना है विधानसभा का सत्र बुलाओ और जो है बोलना शुरू कर दो, जो भी चाहो बोलो। अब कोई अरविंद केजरीवाल से पूछे कि इस देश में 80-90 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं, या बल्कि और ज़्यादा होंगे, जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, मजदूर हैं, किसान हैं, क्या उनको देश का प्रधानमंत्री या किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का अधिकार नहीं है? क्या जिन लोगों के पास डिग्री है उन्हीं को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने का अधिकार है? और बाकी जो लोग हैं उनका अधिकार सिर्फ इतना है कि अरविंद केजरीवाल को वोट देते रहें, मुफ्त बिजली पानी लें और चुपचाप घर बैठे रहें। यही संदेश दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल कि तुम इस लायक नहीं हो कि विधायक, मंत्री, सांसद या मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनो। तुम सिर्फ हमको वोट दो, हमसे मुफ्त बिजली पानी लो और अपने घर में बैठो। ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। अब पढ़े लिखे की बात करें तो आप देखिए, जितने बड़े बड़े दुनिया में आतंकवादी हुए हैं,
वो उसामा बिन लादेन हो, अल जवाहिरी हो, सब हाईली एजुकेटेड लोग हैं। औपचारिक शिक्षा लेने से कोई व्यक्ति अच्छा, सच्चरित्र, ईमानदार हो जाता है, ऐसा कहीं दुनिया में नहीं देखा जाता। अच्छा व्यक्ति होने के लिए, अच्छा प्रशासक होने के लिए, अच्छा शासक होने के लिए, अच्छा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक होने के लिए निष्ठावान, देश के प्रति निष्ठा, ईमानदारी, सच्चरित्र, सच बोलने वाला, सच के रास्ते पर चलने वाला, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल अपने को इस कसौटी पर जरा जांच कर देखें कि वो कहाँ पाते हैं अपने को। अब सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल अचानक प्रधानमंत्री के खिलाफ इतने आक्रामक क्यों हो गए? क्यों 2019 में जो रणनीति बनाई थी उसको बदल दिया? सिर्फ एक कारण है, एक परिवर्तन हुआ है। राहुल गांधी, उनको लग रहा अब सीन से हट गए हैं। विपक्षी एकता की धुरी या उसका नेतृत्व करने के लिए अरविंद केजरीवाल अपने को तैयार कर रहे हैं। तो जो सबसे ज़्यादा मोदी को गाली दे रहा हो, जो सबसे ज़्यादा मोदी पर आक्रमण कर रहा हो, उसकी ओर सबसे ज़्यादा विपक्ष का ध्यान जाएगा, या विपक्षी दलों के जो समर्थक हैं उनका ध्यान जाएगा। ये कोशिश, ये अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। उनको लग रहा है कि प्रधानमंत्री पर हमला करके वो विपक्षी एकता के नेता बन सकते हैं, उसका नेतृत्व संभाल सकते हैं। इसीलिए आप देखिए, जैसे ही राहुल गांधी की सदस्यता गई, उनको सज़ा सुनाई गई, उसके बाद उनकी सदस्यता गई, तब से केजरीवाल को कांग्रेस के साथ खड़े होने में कोई संकोच नहीं रह गया। तुरंत कांग्रेस के साथ खड़े हो गए, उन्हीं भ्रष्टाचार के आरोपियों के साथ खड़े हो गए, उसमें उनको ज़रा भी संकोच नहीं हुआ। तो अरविंद केजरीवाल जो खेल खेल रहे हैं, उनको मालूम नहीं है कि विपक्ष में जो नेता बैठे हुए हैं वो उनके परदादा हैं, इस खेल में माहिर लोग हैं। कैसे काटा जाता है, जड़ से कैसे काट दिया जाता है, पतंग कैसे काटी जाती है, हवा में जो ज़्यादा उड़ने की कोशिश करती है, ये उन लोगों को पता है। तो अरविंद केजरीवाल जो खेल खेल रहे हैं उसमें पीएचडी करके बैठे हुए हैं वो लोग। ये बात अरविंद केजरीवाल को समझ में नहीं आ रही है। उनको लग रहा है कि सिर्फ मोदी को गाली देने से और मुफ्त की संस्कृति के विकास से, इन दो चीज़ों से वो देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए बेचैनी इतनी ज़्यादा है, जल्दबाजी इतनी ज़्यादा है कि उसके लिए कुछ भी करने, किसी से भी समझौता करने, किसी भी रास्ते पर चलने को तैयार हैं। उन्होंने जब कुमार विश्वास ने जो कुछ बताया उसके अनुसार उनको इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था कि पंजाब खालिस्तान बन जाए, तो खालिस्तान के प्रधानमंत्री बन जाएंगे वो। यहाँ तक जिस व्यक्ति की सोच हो, सोच लीजिए वो देश की एकता और अखंडता के लिए कितना बड़ा खतरा है। जो कुछ पंजाब में हो रहा है वो देश की एकता अखंडता के लिए खतरे का बहुत बड़ा संकेत है। और वो पंजाब की सरकार रिमोट कंट्रोल से अरविंद केजरीवाल चला रहे हैं। तो केजरीवाल का ये नया रूप जो आपको दिखाई दे रहा है, ये राहुल गांधी के चुनावी परिदृश्य से हटने की संभावना के कारण है। उनको लग रहा है कि राहुल गांधी अब कम से कम 2024 में तो नहीं लौट पाएंगे, बाद में क्या होगा देखा जाएगा। तो इसलिए मैदान खुल गया है। और उनसे बड़ा इस पद का दावेदार और कौन है? उन्हीं की एकमात्र पार्टी है जिसकी 2 राज्यों में सरकार है कांग्रेस के अलावा। कांग्रेस की 3 राज्यों में है, आम आदमी पार्टी की 2 राज्यों में है, और कोई ऐसा क्षेत्रीय दल नहीं है जिसकी 1 राज्य से ज़्यादा में सरकार हो। तो अरविंद केजरीवाल ये खेल खेल रहे हैं। उसके लिए किसी स्तर तक गिरने को तैयार है, किसी सीमा तक गिरने को तैयार हैं, कुछ भी बोलने को तैयार हैं। आप देखते रहिए, जो बातें उन्होंने विधानसभा में कही है उनमें से एक भी बात बोलने की उनकी हिम्मत विधानसभा के बाहर नहीं होगी। उनको मालूम है कि अगर मुकदमा हो गया, और अगर इस बार मुकदमा हुआ और जैसे अरुण जेटली और नितिन गडकरी ने माफ़ी दे दी, अगर इस बार माफ़ी नहीं मिली तो सज़ा तो तय है। और राहुल गांधी के साथ जो हुआ उसके बाद वो और डरे हुए हैं। तो ये डरे हुए व्यक्ति का आख्यान है जो दिल्ली विधानसभा में सुनाई दिया। वो डरा हुआ व्यक्ति चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है, दूसरों को गाली दे रहा है। उसको लग रहा है कि इस शोर में, उसके चिल्लाने के शोर में उसका डर दब जाएगा, किसी को दिखेगा नहीं। लेकिन उसका डर फूट फूट कर बाहर आ रहा है,
क्योंकि उसको मालूम है कि उसके 2 मंत्री जेल गए हैं, उसका कॉरपोरेटर जेल में है, उसके और लोगों के खिलाफ जांच हो रही है, ज़्यादा समय नहीं है उसके पास। उसको मालूम है कि एक दिन उसको भी वहीं पहुंचना है जहां सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया हैं। वहां पहुंचने से अपने को वो एक ही हालत में रोक सकता है कि केंद्र से नरेंद्र मोदी की सरकार की विदाई हो जाए। इसलिए वो पूरी ताकत लगा रहे हैं किसी भी तरह से। इसीलिए बोला कि जैसे ही मोदी सरकार हटेगी बीजेपी के सारे नेताओं को जेल में डाल देंगे। भाई आप कौन हैं कि जेल में डाल देंगे? जेल में किसी को भेजने का अधिकार इस देश की अदालतों को है, किसी पार्टी के नेता, किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को नहीं है। तो गलतफहमी का आलम देखिए कि उनको लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी हट जाएंगे तो वो इस देश के बादशाह बन जाएंगे, जिसको चाहेंगे जो सज़ा दे देंगे, जिसको चाहेंगे जो इनाम दे देंगे। तो गलतफहमी की दवा तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं थी। अरविंद केजरीवाल की गलतफहमी तो कोई दूर कर नहीं सकता, लेकिन उनका ये रवैया राजनीति के स्तर को और गिराने वाला है। अरविंद केजरीवाल की राजनीति का और नंगा रूप आने वाले समय में, और कम से कम 2024 के लोकसभा चुनाव तक तो दिखने ही वाला है। तो डरा हुआ आदमी डराने की कोशिश कर रहा है, चिल्ला रहा है, तो उसके पीछे उसके मन में क्या चल रहा है इसको समझने की कोशिश कीजिए। आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।